तो अब हम लोग शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में हमें काफी सारी चीजें जो है वो निकालने के लिए सीखनी है। जैसे हमें उत्पाद की मात्रा निकालना हो गया, या फिर हम कहें कि जो हमारा अभिकारक है उसकी किसी समय पर मात्रा कितनी है, या किसी समय में अभिकारक की मात्रा कितनी होगी या उत्पाद की मात्रा कितनी होगी, वो हम निकालना सीखेंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें एक आप रासायनिक समीकरण देखिए। यहाँ पर कोई हमारे पास में अभिकारक ए है, ये जो है ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है, ये बी के अंदर में परिवर्तित हो जा रहा है, जो कि हमारा उत्पाद है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि जब हम लोग शुरुआती समय की बात करते हैं तो शुरुआत में जो हमारे पास में ए की जो मात्रा होती है वो हमारे पास में कितनी हो जाती है, छोटा है। और जो बी है, बी जिसका मतलब कि क्या है, यहाँ पे उत्पाद की मात्रा यहाँ पर शुरुआत में कितनी होगी, हमारे पास में शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो कुछ समय तक के लिए चलती है, और मान लीजिए किसी समय टी पर जो ए है, ए की मात्रा में कमी आती है, और ए की मात्रा जो है वो कितने से कम हो जाती है, वो एक्स से कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों का ही जो स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक है वो कितना है, हमारे पास में एक है। तो जितनी मात्रा में कमी आएगी ए के, उतनी ही मात्रा हमारे पास में किसकी बनेगी, बी की बनेगी। तो हमने कहा कि एक्स मात्रा से कमी आ रही है, तो हमारे पास में कितनी मात्रा बन रही बी की, वो भी एक्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और कर ले रहे हैं, जो ए है, ए का आरंभिक मात्रा जो है उसे हम लोग सी नॉट से निरूपित कर दे रहे हैं, और वहीं पर जो हमारे पास में किसी समय टी पर जो मात्रा होगी उसे हम लोग सी टी से बता देंगे। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि भैया अभिक्रिया की दर क्या है, तो अभिक्रिया की दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो वेग नियम है उसका अवकलन समीकरण लगाएंगे। तो जब वेग नियम हम लगाते हैं तो वेग नियम हमारा क्या होता है, यदि हम लोग अभिक्रिया के संबंध में बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में माइनस बड़ा कोष्टक, उसके अंदर में डीए लिखा हमने, बड़े कोष्टक में हमने ए लिखा, जो कि मूलतः हमें ये बता रहा है कि ए की सांद्रता कितनी है। ठीक है, इसके भागित में क्या होगा, हमारे पास में dt होगा, और ये जो होगा ये समानुपाती होगा किसके, ए की सांद्रता की शून्य घात के। ठीक है, तो ये जो ए की सांद्रता शून्य है, ए की सांद्रता की जो घात शून्य है, ये शून्य अगर शून्य कोटि की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है। जो शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उनका विशिष्ट लक्षण ये होगा कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग किसी भी प्रकार से जो रासायनिक प्रजातियां होती हैं उनकी सांद्रता के ऊपर में निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए है हमारा, ए यहाँ पर मूलतः क्या है, ए हमारे पास में यहाँ पे अभिकारक है, और अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घातांक कितना है, हमारे पास में शून्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास में पूरा ए की पावर शून्य है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह है इसे हटाने के लिए इसका स्थिरांक लगाते हैं, तो हमें जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस डी ए बाई डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा के गुणित 1 के। ठीक है, तो एक जो है हमारे पास में वो तो एक ही है, तो वहां पे हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो मूलतः हमें ये एक समीकरण मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि जो डीए है, डीए हमें क्या बता रहा है, डीए बता रहा है कि ए की मात्रा में कितना परिवर्तन आया है समय के साथ में। ठीक है, तो जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था कि परिवर्तन को निकालने का तरीका ये है कि जो अंतिम मात्रा होती है उसमें से आरंभिक मात्रा को आप घटा दें। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो अंतिम मात्रा हम किसके संदर्भ में बता रहे हैं, सीटी के संदर्भ में, और जो आरंभिक मात्रा है वो किसके संदर्भ में बता रहे हैं, हम लोग सी नॉट के संदर्भ में। तो ऐसे में जो डी ए है वो हमारे पास में क्या होता है, वो जाता है सी टी माइनस सी नॉट। ठीक है, तो एक ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। ए का जो मान है वो हम लोग इस समीकरण से लगते हैं, और ये जो हमारा समीकरण है इसे हम लोग पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माइनस डी इंटू सी टी माइनस सी नॉट। ठीक है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में के डी टी। ठीक, और यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि सी टी और सी नॉट की जो
सी टी और सी नॉट का जो मान है यहाँ पर जो हमने लोगों ने लिया हुआ है, यदि इसको हम रख देंगे तो यही समीकरण हमारे पास में क्या होगा, यही समीकरण हमारे पास में हो जाएगा माइनस डी ए माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव ए है पॉजिटिव ए दोनों एक दूसरे को रद्द कर देंगे और जो हमें जो समीकरण मिलेगा नया वो क्या होगा हमारे पास में, वो होगा हमारे पास में dx, ठीक है, dx इक्वल टू के dt। ठीक है, तो ये जो dx इक्वल टू के dt है, dx जो के dt के बराबर आ गया क्योंकि x जो है यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया तो वो क्या हो गया हमारे पास में पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास में एक नया समीकरण मिला हुआ है। अब यदि आप क्या चाहते हैं, आप यदि उत्पाद की मात्रा को निकालना चाहते हैं कि कितना उत्पाद बना हुआ है इस समय t के दौरान, तो आपको क्या करना होगा कि इस समीकरण को, इस समीकरण ये जो आपके पास में समीकरण बना हुआ है, ठीक है, इस समीकरण का आपको इंटीग्रेशन वहां पे करना होगा। ठीक है, तो जब आप इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन में क्या होता है, इसका समाकलन लगा दिया हम लोगों ने। अब देखिए के तो जो है वो हमारे पास में स्थिरांक है तो ये बाहर रहेगा और जो इसकी लिमिट है हमारे पास में वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके x तक है और इसकी कहां से कहां तक है, 0 से लेके t तक। और जब आप इसका समाकलन करते हैं तो आपको एक नई समीकरण मिल जाते हैं, नया समीकरण मिल जाता है और वो क्या होता है हमारे पास में x बराबर k गुणित t धन c। ठीक है, तो ये x बराबर k गुणित t धन c जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है क्योंकि इसी का उपयोग करके हम लोग बाकी सारी जो प्रजातियां हैं उनके बारे में उन सबको निकालना सीखेंगे। तो ये जो समीकरण है इसे हम लोग नंबर 1 दे देते हैं कि ये नंबर 1 हमारा समीकरण है। अब इस समीकरण में एक बात आप समझिए कि जब हम लोग शुरुआती समय की बात कर रहे हैं, मतलब जब हम लोग t बराबर 0 की बात कर रहे हैं, तो इस समय पर क्या होगा, जो x की मात्रा होगी वो भी हमारे पास में 0 होगी। ठीक है, और यदि समीकरण में हम x और t की मात्रा को रख देते हैं समीकरण 1 में तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है c बराबर 0 हो जाएगा वहां पर। तो ये c बराबर 0 है, इसे हम लोग कह देते हैं हमारा समीकरण 2। और समीकरण 2 में जो c की मात्रा है उसको यदि फिर से आप समीकरण 1 में रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x बराबर kt। ठीक है, तो ये जो x बराबर kt है ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण समीकरण है आपके पास में, जो कि मूलतः आपको क्या बताएगा, किसी उत्पाद की मात्रा कितनी है या उत्पाद कितना बन रहा है समय के दौरान में। यदि आपको यह निकालना होगा तो आप हमेशा समीकरण 3 का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो हमारा अभिकारक है या अभिकारक है उसकी कितनी मात्रा जो है वो समय t पर उपस्थित है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो हमने यहाँ पर ये समीकरण बनाया हुआ था, क्या मैं कहूँ कि जो ct है हमारा किसी समय t पर जो मात्रा है वो हमारे पास में क्या होगी, वो हमारे पास में हो जाएगी a माइनस एक्स। तो इसे थोड़ा हम लोग रख देते हैं इसी तरीके से। तो ये ct बराबर हमारे पास में क्या होगा, ct जो कि क्या बता रहा है, किसी समय t पर a की मात्रा। ठीक है, तो किसी समय t पर a की मात्रा क्या हो गई, ct बराबर क्या हुआ हमारे पास में a माइनस एक्स। और a हमारे पास में क्या है, a आप देख रहे हैं c नॉट, तो यही जो है ये क्या हो जाता है हमारे पास में, ये हो जाता है ct बराबर c नॉट माइनस एक्स। और इस समीकरण के अंदर में यदि आप x का मान रख दे कहां से, समीकरण नंबर 3 से, तो आपको एक नया समीकरण मिल जाता है और वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ct बराबर c नॉट माइनस kt। तो फिर से ये एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण आपके पास में आ गया जो कि आपको ये बताएगा कि किसी समय t पर जो हमारा अभिकारक है उसकी कितनी मात्रा उपस्थित होगी। ठीक है, तो जब भी आपको ये निकालना है तो आप मूलतः ये जो समीकरण 4 है इसका आप उपयोग करेंगे और समीकरण 4 का उपयोग करके आप उसकी मात्रा को वहां पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपको यदि पूर्ण काल निकालना है किसी रासायनिक अभिक्रिया का, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का पूर्ण काल ये होता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया के पूरे होने में लगने वाला समय, उसे हम लोग कह देते हैं रासायनिक अभिक्रिया का पूर्ण काल। तो रासायनिक अभिक्रिया का पूर्ण काल आप निकाल सकते हैं यदि आपके पास में क्या हो, ct पता हो, c नॉट पता हो और k पता हो। तो ऐसे में ये जो सूत्र है आपका ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर, ये इधर आ गया हमारे पास में, तो ये हो गया भाई ct माइनस में क्या हुआ हमारे पास में
हाँ ये हो जाएगा Ct हमारे पास में, सॉरी ये क्या होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा C0 माइनस Ct हो जाएगा, ठीक है। और इसके भागित में क्या आ जाएगा हमारे पास में K आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 5 हुआ, जो कि आपको क्या जानकारी देगा, जो आपको बताएगा कि कैसे आप जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसका पूर्णकाल निकाल सकते हैं। यदि आपको आरंभिक जो सांद्रता है वो पता है, किसी समय t पर आपको सांद्रता पता है, या अंतिम सांद्रता जो है वो आपको पता है, और आपको साथ ही साथ में क्या हो, जो वेग स्थिरांक हो वो भी पता हो। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आपसे कहा जाए कि आप जो अर्धकाल है वो निकाले रिएक्शन का, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धकाल का मतलब ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आपकी 50% पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के 50% पूरे होने में लगने वाला समय वो रासायनिक अभिक्रिया का अर्धकाल कहलाता है, और उसे हम लोग किससे निरूपित करते हैं, T1/2 के साथ में, ठीक है। तो T1/2 अब क्या होगा, जब T1/2 आपको निकालना है तो इस समय पर जो Ct की मात्रा है, Ct की मात्रा क्या होगी, जो आरंभिक मात्रा है उसका आधा हो जाएगी। तो Ct बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में C0/2, और जब आप Ct की मात्रा यहां पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C0/2K, ठीक है। तो ये एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो गया, जो कि मूलतः आपको क्या बताएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो कि शून्य कोटि की हो, आप कैसे उससे जो अर्धकाल है रिएक्शन का, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो निकाले। तो देखिए मूलतः तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो एक तीसरे नंबर का सूत्र है, जो कि आपको क्या बता रहा है, उत्पाद कितना बन रहा है। फिर आपके पास में चौथे नंबर का सूत्र बता रहा है कि भाई किसी समय t पर आपका जो अभिकारक है उसकी कितनी मात्रा बची हुई है। फिर समीकरण 5 जो है वो आपको ये बता रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके एक निर्धारित भाग को पूरे होने में कितना समय लगने वाला है। और ये जो आपके पास में समीकरण नंबर 6 है, ये बता रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अर्धकाल में पूर्ण होने में कितना समय लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि हम शून्य कोटि की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए निकालते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए, आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें क्या होगा, तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके अंदर में, मतलब जो स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक है उसमें परिवर्तन आएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया और इसका जो स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक है वो हम लोगों ने n रख दिया। तो अब ऐसे में क्या होगा, जो हमारा अवकलन नियम है या अवकलन जो समीकरण है हमारा, उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग n से इसे भाग दे देंगे, जो अभिक्रिया वेग है उसको n से भागित कर देंगे। वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारे पास में 1/n आएगा, ठीक है। तो अब ये जो 1/n आया है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, kn हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर भी n आएगा, क्योंकि n जो है वो तो आपका क्या है, स्थिर रहने वाला है। तो फिर से ये जो है इंटीग्रेशन का जो साइन है, जो समाकलन का चिन्ह है, उसके बाहर की तरफ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये आपके पास में इक्वेशन हो जाएगा क्या, nkt। और यहाँ पर भी जब आप निकालने जाएंगे तो आप किसके साथ में गुणा कर देंगे, n के साथ में। और ऐसे ही जब आप यहाँ पर निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, n के साथ में गुणा करेंगे, और इसमें भी n के साथ में गुणा हो जाएगा, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण चीज है, ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर ये होता है कि आपसे जो है अर्धकाल पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया का। जो सामान्यतः जब आपको अलग स्टोइकोमेट्रिक गुणनांक मिलेगा तो आपसे जो अर्धकाल है वो ज्यादा पूछा जाता है, तो आप ये सीधे से निकाल सकते हैं, या फिर आपसे जो उत्पाद है उत्पाद की मात्रा वहां पे पूछी जाती है। तो ये कुछ और जो है परिवर्तन हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से कर पाते हैं यदि हमें ये पता है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। इनके ग्राफ का ज्ञान होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी भी ग्राफ दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये जो है कौन सी कोटि की जो अभिक्रिया है उससे संबंध रखता है। तो इसमें सबसे पहला ग्राफ जो है हमारा उत्पाद की मात्रा के बीच में और समय के बीच में है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, ये हमारे पास में x = kt + c, ठीक है। तो ये जो है y = mx + c वाली जो है समीकरण उसको फॉलो करते हैं। क्या हम कहें कि ये जो है लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है।
ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को फॉलो करेगा तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा जो है वो भी बढ़ते जाएगी। तो ऐसा में जो ढाल आएगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा k, और जो अवरोध होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि c की मात्रा हमने देखी थी वहां पर कितनी हो जा रही है, हमारे पास में शून्य हो जा रही है। वैसे ही जब t और x के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ढाल जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1/k, ठीक है, और जो अवरोध होगा वो फिर से आपके पास में 0 मिलने वाला है। अब यदि आप आरंभिक मात्रा जो है और समय के बीच में ग्राफ बनाएंगी तो अब ऐसे में क्या होगा, आरंभिक मात्रा और समय के बीच का ग्राफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमने जो समीकरण 4 है ये मूलतः क्या कर रहा है, आरंभिक मात्रा और जो हमारा स्थिरांक है और जो हमारे पास में अंतिम मात्रा है उसके बीच में संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारी समीकरण है वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास में C नॉट इक्वल टू CT प्लस KT, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव जो ढाल है वो नेगेटिव है, तो जो ढाल हमारा क्या हो जाएगा -k, और जो अवरोध है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में CT हो जाएगा, ठीक है। जब आप आरंभिक जो आपके पास में मात्रा है और समय के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। अब वैसे ही यदि आप किसी समय t पर जो मात्रा दी गई है और समय के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे में ढाल आपका कितना हो जाएगा k, और जो अवरोध है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा C नॉट। उसी तरीके से हम लोग अर्धकाल और सांद्रता के बीच में यदि ग्राफ बनाते हैं तो यहां से आपको स्पष्ट दिखेगा कि जो इसके बीच में ग्राफ है, ग्राफ का जो ढाल है वो कितना आएगा हमारे पास में 1/2k, और जो इसका अवरोध है वो फिर से क्या मिलना है, हमें 0 मिलने वाला है। इसी तरीके से हम लोग जो शुरुआती हमारे पास में मात्रा है और अर्धकाल के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो जो ढाल है हमें क्या मिल जाता है 2k, उसका अवरोध क्या हो जाता है हमारे पास में 0। तो ये मूलतः जो है वो लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था शून्य ऑर्डर की जो शून्य कोटि की जो हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में कंप्लीट जानकारी। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाओं पे।